नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के आज के खास प्रोग्राम में और खास चर्चा में आपका स्वागत है। ये जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो बिहार दलान है, उसमें एक चौपाल की एक एक मुझे लगता है कि बिहार के जो ये अनुभवी हमारे नौजवान हैं और आईटी से जुड़े हुए लोग जो है, उन्होंने एक शुरुआत की थी इलेक्शन के समय में और लगातार इस चीज को अभी तक जागृत करते रहे हैं। और इनका जो एक क्लास का एक सामाजिक भागीदारी का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, तो बहुतों दिन से इंतजार कर रहे थे, जब लगभग काफी महीनों से, कि चौपाल जी को अपने चौपाल में शामिल करेंगे। और ये मुझे लगता है कि स्वाभिमान आंदोलन की आज बड़ी उपलब्धि है कि कामेश्वर चौपाल जी स्वयं इस चौपाल में आज भागीदारी निभाने आए हैं। और हमारे साथ है प्रोफेसर दिव्यज्योति मुखर्जी साहब हैं और रौनक कुमार जी भी हैं। इस चौपाल में सारे लोग एक विशेषज्ञ लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, और अपने अपनी विशेषज्ञता से हम लोगों को रूबरू कराएंगे और चर्चा में अपने को शामिल करेंगे। हमारा जो इस पूरे आंदोलन का जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहा है, हम कोई उंगलियां गिनाते नहीं है कि ये समस्या है और ये समस्या है और यहाँ समस्या है, यहाँ बनक रहा है, यहाँ बदबू है, यहाँ ये है। हम इसके लिए नहीं है। हमारे ये काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और ये काम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यही काम बिहार में ज्यादा हो रहा है। सिर्फ लोग समस्याएं गिना रहे हैं, समाधान की तरफ लोग बात नहीं करते हैं। जहाँ समाधान हो, जहां लोग सरकार को बता सके कि सुनिए नीतीश जी, ये काम आपका छूटा हुआ है, ये बताने की जरूरत है। नीतीश जी बहुत समझदार और बहुत काबिल चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं अपने में, लेकिन हो सकता है एक दौर होता है जिस दौर में कोई आदमी बहुत सक्सेस करता है, एक दौर में बहुत लोग सक्सेस नहीं होते हैं। मैं आज कामेश्वर जी इस चर्चा में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आप लोगों के सामने में रखना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि आपके नॉलेज में जरूर रखें कि ये एक दौर होता है और दौर में व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे चीजें बदलती है। इसका सीधा साधा उदाहरण आपके सामने में मैं जम्मू कश्मीर रखता हूँ। मनोज सिन्हा पिछले एक साल से कहीं एक तरह से डोरमेंट में चले गए थे, उनके बारे में लोग नहीं जान रहे थे कि मनोज सिन्हा क्या कर रहे हैं। और मनोज सिन्हा अभी एलजी बने जम्मू कश्मीर में 4-6 महीना पहले। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मनोज सिन्हा के जाने से क्या परिवर्तन होगा। जिस जम्मू कश्मीर में 70 साल से ये प्रॉब्लम है, उसमें एक पॉलिटिशियन, एक बंदा गाजीपुर से उठ के जाएगा और कोई चमत्कार कर देगा, ऐसा लोग नहीं सोचते और ऐसा लोग यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं चूंकि वहां जाता हूं और मैं चूंकि वहां से जुड़ा हुआ हूं, मैं चूंकि जम्मू कश्मीर के हर गतिविधि पे पिछले 25 साल से नजर रखे हुआ हूं और मैं उसमें चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी में एक बंदे ने जो एक परिवर्तन डाला है, चेंज जो डाला है, वो आज तक इतिहास में नहीं हो पाया। और वो परिवर्तन है सामाजिक भागीदारी का, वो परिवर्तन है अकाउंटेबिलिटी का, वो परिवर्तन है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का। जो उस बंदे ने आपके बिहार में, मैं चौपाल जी आपसे कहना चाहूंगा कि आप जी पिछले जी 40 साल से जी राजनीति में जी जुड़े हुए हैं और सामाजिक भागीदारी में आपकी भूमिका हुई है। लेकिन जी एक मिलिटेंसी प्रोन एरिया में अगर सारे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के उठ के उस पहाड़ी इलाके में जाके रात भर बैठ के चौपाल लगाते हैं और गांव की सारी समस्याओं का निदान करते हैं, ये बैक टू विलेज प्रोग्राम चला के मनोज सिन्हा ने पूरे जम्मू कश्मीर के उस इलाके में जो सेपरेटिज्म के लिए कभी बोलबाला था, आज डीडीसी का इलेक्शन फर्स्ट फेज है। आप देखिए, लोग सुबह में कड़ाके की सर्दी में सैकड़ों हजारों लोग एक पोलिंग बूथ पे खड़े हुए हैं, और वो किसी के कन्वासिंग से नहीं खड़े हुए हैं, उसको डेमोक्रेसी के लिए खड़े हुए हैं, जिस डेमोक्रेसी में आस्था और विश्वास जगाया है एक शख्स ने। यही चीज है, ये होता है कई प्रॉब्लम के। हमारा जम्मू कश्मीर का बिहार से कंपैरिजन नहीं कर किया जा सकता, लेकिन ऐसी जगह पे भी अगर एक विश्वास का, एक भरोसे का बंदा एक लोगों में, एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी में एक न्यूज डालता है, लोगों में विश्वास डालता है, तो लोग उसके साथ चल पड़ते हैं। तो मैं पहले आप ही के पास, अभी मेरा उनसे सब, हाँ, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा कामेश्वर जी, कि इतने लंबे दौर की राजनीति आप लोगों ने बिहार में की है, ये कम्युनिकेशन नेताओं का, लोगों से संवाद का, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने का, ये सारी चीजें कहाँ छूटती गई बिहार में और क्यों कमजोर हो गई ये ताना बानी? देखिए विनोद जी, आपको जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। जब देश आजाद हुआ था
तो बिहार पर व्यक्ति इनकम के दृष्टिकोण से 5वें स्थान पर था। 70 के दशक में अंतिम पायदान पर आके खड़ा हो गया। मैं कोई पुस्तक की लेखी और रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं। बिहार में उद्योग भी थे, धंधे भी थे। आप जिस एरिया से आते हैं वहां राइस मिल का जाल बिछा हुआ था। गन्ना मिल जो किसानों से जुड़ा हुआ एग्रो बेस इंडस्ट्री थी, उसका भी जाल बिछा हुआ था। लेकिन 70 के दशक आते आते सब दम तोड़ने लगा और 70 की स्थिति बहुत बदतर हो गई थी। 70 के दशक का एक दूसरा जो आपने कहा कश्मीर में नया प्रयोग हुआ, इस प्रयोग का अवसर आया था 2000 में, 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में। जैसा मुझे स्मरण आ रहा है, 14-15 नवंबर को बिहार का विभाजन हुआ था। विचित्र माहौल बिहार का बन गया था। जितने इंडस्ट्री बेस और रत्न गर्भा भूमि थी, जहां खनिज संपदा था, वो झारखंड में चला गया और उत्तर बिहार केवल एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट रह गया। दूसरी जो बात हुई, आबादी का जो ट्रांसफर हुआ, तो क्षेत्रफल के ख्याल से 67% क्षेत्रफल झारखंड में चला गया और मात्र 35% क्षेत्रफल आबादी वहां गई। बिहार में 65% क्षेत्रफल और जो रिसोर्सेज था, आय का स्रोत था, वो बहुत कम हो गया। लोग हताश थे, निराश थे और उस हताशे की अवस्था में आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति थी। मुखर्जी साहब को मालूम होगा, बिहार के कर्मचारी बिहार में रहना नहीं चाहते थे। हम लोग के यहाँ भीड़ लगी रहती थी कि मुझे झारखंड करवा दीजिए। लेकिन 5 वर्षों के बाद 2005 में नई सरकार आई, तो सरकार ने बहुत संभालने का काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि यह जो नया चुनौती आया था, जो चुनौती मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क में कुछ हाँ जी जी आगे। तो मैं कह रहा था कि उसके बाद जो बिहार बच गया था, वो निराश होने की आवश्यकता नहीं थी। उसमें केवल नई योजना करने की आवश्यकता थी, नए रूप में। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है जहां आप बैठे हुए। हाँ विनोद, नहीं, हाँ तो मैं पटना में, फोन आ जा रहा है बीच बीच में। हाँ तो मैं बता रहा था जी जी कि उधर रत्न गर्भा भूमि गई तो बिहार के अंदर शस्य श्यामला भूमि बच गई थी। वहां पर खनिज संपदा गया था, तो हमारे यहाँ जल संसाधन प्रचुर मात्रा में आ गया था। हम यदि जल संसाधन का समुचित प्रबंधन करते तो हमारा एग्रीकल्चर बेस या राज्य कृषि आधारित राज्य होता। बाढ़ जो बड़ी समस्या थी उस पर नियंत्रण होता, जो सिंचाई की बड़ी समस्या थी वो समाधान होता। हमारे बिहार के अंदर मखाना की खेती, मत्स्य पालन, यह बहुत बड़े मात्रा में लाभदायी एक नया व्यवसाय प्रारंभ होता। और बिहार की स्थिति को बिहार गवर्नमेंट को चाहिए था तभी से एग्रीकल्चर बेस उद्योग धंधा लगाने का, ताकि एग्रो बेस इंडस्ट्री के आधार पर किसान की जीवन सुधर सके। आप हैरत में पड़ जाएंगे, आज भी उत्तर बिहार जो सबसे बड़ा क्षेत्र है,
वहां 93% लोग एग्रीकल्चर पर जीवन यापन करते हैं। पूरे ऑन द होल बिहार में 86% लोग है। मध्य बिहार में 87% लोग है जो किसानी कामों से जुड़ा हुआ है। जब तक यहाँ कृषि का अमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, कृषि बेस पॉलिसी नहीं लाई जाएगी, जल प्रबंधन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, बाढ़ और सुखाड़ से बिहार के किसानों को निजात नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार को विकास के मार्ग पर जिस तेज गति से बढ़ाने की चेष्टा की गई है उसमें सफलता शायद नहीं मिल पाएगी। मैं आपको, आपने बहुत शानदार बिहार के एक छोटे से, मुझे लगता है कि 2 मिनट में आपने पूरे बिहार के जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको आपने रख दिया है हम लोगों के सामने में। और बहुत नई चीज आपने बताया है कि गरीबी की जो मेन वजह ये है कि हम एग्रीकल्चर पे लोड जो है आबादी का उसको नहीं कम कर पाए। पिछले कई वर्षों में ये कोशिशें होती रही और पलायन की भी समस्या जो है इसके पीछे भी यही रीजन है कि एग्रीकल्चर जो है वो इतनी बड़ी आबादी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। लेकिन मैं कामेश्वर जी आपको अगर याद दिलाऊं कि उसी जगह से हम लोग भी पढ़ लिख के आज दिल्ली में आए हैं, हम लोग पढ़े हैं दरभंगा में, उन सारी जगहों में आपका सानिध्य रहा है बचपन से हम लोगों का। लेकिन ऐसे जगह में जब इतने चीजें आज संसाधन है आपके पास, लेकिन दरभंगा महाराज का वही पीरियड अगर आपको मैं बताऊं कि जो स्वतंत्रता के 1947 के पीछे आप मुड़ के देखें तो उसी बिहार के, उसी उत्तर बिहार के रीजन में 10 से ज्यादा बड़ी बड़ी शुगर इंडस्ट्रियां थी, एग्रो बेस इंडस्ट्री थी, अशोक पेपर मिल था, रामेश्वर जूट मिल जैसे जूट मिल थे। ये सारे चीजें एक दरभंगा महाराज जैसे छोटे से यूनिट में महाराज ने बिहार में, उत्तर बिहार में खास करके तिरहुत रीजन में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को पैरेलल में खड़ा किया था एग्रीकल्चर में, और एक बड़ी आबादी को उसने संतुष्ट किया था, एम्प्लॉयमेंट का एक प्रोविजन बनाया था। क्या इतने सालों के बाद 23,000 के बजट से आप पिछले 15, 20, 25 साल में आज 2.5-3 लाख करोड़ के बजट पे पहुंच गए हैं, लेकिन आप बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं बना पाए। एक इंडस्ट्री को जो बंद पड़ी थी, इस इंडस्ट्री को हम फिर से दोबारा नहीं ले पाए। है, हमें इन चीजों पे इसको बहस में ला देने से बेहतर ये है कि हम आपसे हमने वादा भी किया था कि हम समस्या नहीं गिनाएंगे या समस्या पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम समाधान के दिशा में हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हर रीजन जो बिहार का है उसकी एक अपनी एक ज्योग्राफिकली फीचर है, जो वो रीजन अपने को अगर वो डेवलप करे, अपने रीजन की अपनी कैपेसिटी को पहचाने, तो अपने रीजन में अपनी बड़ी आबादी को वो रोजगार दे सकता है, वो सेटिस्फाई कर सकता है। मैं कामेश्वर जी बीच में प्रोफेसर जो मुखर्जी साहब के पास जाऊंगा, एक बड़ा अनुभव है उनके पास इन सब चीजों का। उन्होंने बिहार में कमाल का ये काम किया है कि अपोजिशन को ये काम शायद करना चाहिए कि उन्होंने शैडो गवर्नमेंट बनाया, और शैडो गवर्नमेंट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उस भागलपुर में, और उन्होंने विभागों का बंटवारा किया हुआ है कि किस विभाग में क्या चीजें लैकनेस है और क्या विभाग में होना चाहिए। कायदे से बिहार में ये तेजस्वी को करना चाहिए, लेकिन वो गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये चीज मुखर्जी साहब कर रहे हैं कि वो शैडो गवर्नमेंट बनाया हुआ है, और गवर्नमेंट को उस छोटे से जगह भागलपुर में बना के गवर्नमेंट, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अपने गवर्नमेंट के, शैडो गवर्नमेंट के, और वो बताते हैं कि आप कहाँ चूक हो रही है। मुखर्जी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अपने शैडो गवर्नमेंट के, तो बिहार में जो ये चूक है ये हमारी संस्कृति बन गई है या इसको फिर से सुधारने की कोई कोशिशें भी? मुखर्जी साहब। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं आपको संशोधन कर दूं, ये शैडो गवर्नमेंट भागलपुर में नहीं बनी है, ये पूर्व और पूर्वोत्तर राज्य का पहला प्रयोग बिहार में हुए हैं, 3800 जिला लेके, और हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सुमन लाल कामेश्वर जी बैठे हुए हैं, आप उनको बताइए आपका शैडो गवर्नमेंट का क्या मतलब है? जी, शैडो गवर्नमेंट हमारे, इनके ही जो गवर्नमेंट बने हैं उसी का शैडो है। इनका एक एक पॉलिसी का विश्लेषण हो रहे हैं और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो देखे जाएंगे।
और उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले वो भी देखे जाएंगे। अच्छे होंगे तो सराहना किए जाएंगे, बुरे होंगे तो उनको सुझाव दिए जाएंगे। हम लोग किसी तरह का आपको नीचे दिखाने का काम नहीं करेंगे। हम आप अच्छा कैसे कर सकते हैं जो आपका उद्देश्य है, हम लोग वही करेंगे। हम आपके सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा करेक्शन था इसलिए मैंने किया कि ये बिहार लेवल में ये अभी इंटरनेशनल न्यूज है कि बिहार ने, बोला जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, अभी बोल रहा है व्हाट बिहार थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो ये करके दिखाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये सिविल सोसाइटी का गवर्नमेंट है। चलिए, आपने कहा कि अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी जो हमारे बिहार की स्थिति है, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर इसका हम पेस्ट एनालिसिस करते हैं, चूंकि हम एक्सएलआरआई से पास आउट हैं, तो हम लोग थोड़ा सा बात को उस ढंग से रखेंगे बात को, कि पेस्ट माने हुआ, पी माने पॉलिटिकल, ई माने इकोनॉमिकल या इकोलॉजिकल, जिसको आप ले, एस मीन्स सोशियो कल्चरल और टी मीन्स टेक्नोलॉजिकल। आपके स्टेट में इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, सोशियो कल्चरल कंडीशन क्या है और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन क्या है, इसको अगर आप अवलोकन करेंगे तो अभी बिहार कहीं फिट नहीं बैठता है कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगेगा, कहीं नहीं बैठता, ना इसके इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का हम तैयार कर पाए, ना ईज ऑफ बिजनेस हम दे पाए हैं। विद ऑल रेस्पेक्ट टू कमिश्नर सर, हम नहीं दे पाए हैं अभी तक, ये मानना पड़ेगा। जो कंपनी आना भी चाहा तो उनको ग्रीन हम कार्ड नहीं दे पाए, एंट्री नहीं दे पाए, वो घूम के चला गया। सारा का रिकॉर्ड है मेरे पास, हम नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नेगेटिव बात मैं नहीं करूंगा। हमारे साथ रौनक जी बैठे हुए हैं, इनको इंक्यूबेशन जहां मिला हुआ था, उस इंक्यूबेशन 2 साल तक कोई काम नहीं किया इनके साथ। आपका स्टार्टअप पॉलिसी क्या बोलता है बिहार सरकार का? बिहार सरकार का स्टार्टअप पॉलिसी है युवा, YUVA। वाई मीन्स यस टू एंटरप्रेन्योरशिप। आप उद्यमिता को यस बोलिए, बहुत अच्छा पॉलिसी, वेरी गुड, कि आप हर जगह से उसको जो है प्रोत्साहन दीजिए, उसको यस बोलिए, यहां उद्यमिता बढ़ाओ। यू मीन्स अनलिस्ट अपॉर्चुनिटी, आप उसके लिए जो है अपॉर्चुनिटी खोल दो, आप जो है संभावना का द्वार खोल दो। भी मीन्स वर्सेटिलिटी ऑफ एजुकेशन, आपका एजुकेशन में वो वर्सेटिलिटी, बृहत्पन होनी चाहिए कि आप 9 क्लास 10 क्लास से ही बच्चे को उद्यमिता के प्रति आकृष्ट करेंगे। और ए मीन्स एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड, माने आपको जब लोन चाहिए लोन मिले, जब ट्रेनिंग चाहिए ट्रेनिंग मिले, जो एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिले, ये एक्सेसिबिलिटी है युवा का। पॉलिसी बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन पे जाइए। यस टू एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, नो टू एंटरप्रेन्योरशिप है, किसी को प्रोत्साहन हम नहीं दे पा रहे। यस नो में बदल गया है। आइए यू पे अनलिस्ट द अपॉर्चुनिटी। अनलिस्ट क्या कर रहे हैं आप? कौन अपॉर्चुनिटी को आप खोल दिए द्वार? सिंगल स्टेप विंडो तक ने आपको 147 जो स्टार्टअप का आपको फंड देना था, आपको 4 साल लग गया उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज करने के लिए, और आप बोलते हैं कि अनलिस्ट कर दिया हम अपॉर्चुनिटी। पॉलिसी बहुत अच्छे है, इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं। भी मींस वर्सेटिलिटी ऑफ एजुकेशन, आपने कौन शिक्षा में क्या घुसाए हैं जो कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। एक देवज्योति मुखर्जी अपना सिंगल प्रयास से 2 लाख आदमी को ट्रेनिंग दे चुका ऑल ओवर इंडिया में। 100 इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हुआ हूं, 2 लाख से ज्यादा आदमी को ट्रेनिंग दिया। और हमारे साथ में बैठे हुए रौनक जी ये भी गवाह देंगे कि हमने 3,500 एंटरप्रेन्योर बिहार, झारखंड, बंगाल में खड़ा किया, सिंगल प्रयास से, सिंगल प्रयास से। तो ये आपका वर्सेटिलिटी नहीं है, नहीं दिख रहा है। और एक्सेसिबिलिटी, कौन बैंक लोन देना चाह रहा है आज एंटरप्रेन्योर को? क्यों नहीं मुद्रा सक्सेस कर रहा है? क्यों नहीं वो प्राइवेट सेक्टर ऑफ बैंकिंग में आता है? चिल्लाते चिल्लाते मेरा हालत खराब हो जाता है, एक बैंक से लोन नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं सरकार उस पर ध्यान दे पा रहा है? तो युवा पॉलिसी बहुत अच्छा है, आई एम रेस्पेक्टिंग दैट पॉलिसी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में खोट है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैं मुखर्जी साहब बहुत अच्छा ये है हम लोगों के साथ में आज इस दलान पे चर्चा में कि कामेश्वर जी हम लोगों के साथ में है। और एक चीज जो आपने बता दिया उनको कि बिहार में ब्रेन है तो सारे माइग्रेट नहीं कर गए हैं, वहां है। आपकी सरकार सुने, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ा हर्डल है। और अभी आपके ब्यूरोक्रेसी की हालत ये है कि उसके सीधे सीधे गवाह रौनक जी हैं, हमारे स्टार्टअप हैं। मैं कामेश्वर जी उनसे आपको परिचय कराता हूँ। इस लॉकडाउन में इस आदमी ने अपने एग्रीकल्चर बेस्ड एक छोटा सा स्टार्टअप लेके आया और हजारों लोगों की नौकरियां दी, एक छोटा सा इंडिविजुअल कैपेसिटी थी। आप सुनिए रौनक जी की कहानी, और वो कैसे बिहार जैसे जहां एक ब्यूरोक्रेसी का इतना बड़ा हर्डल है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, ये ठान रखी है। और उसके बीच में जब बिहार में कोई टैलेंटेड युवा लौटते हैं
अपने एक नए स्टार्टअप के प्रयोग से लौटते हैं। तो रौनक जी बताएंगे वो कैसे अपना स्ट्रगल करते हैं अपनी चीज को साबित करने के लिए। रौनक जी। जी धन्यवाद। नमस्कार सभी को। दोनों आदरणियों को सुनने के बाद कामेश्वर जी का जो विचार था वो काफ़ी पॉलिटिकल था और उसमें अतीत की कहानी है। देवाज्योति सर आपको वास्तविक घटना बता रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ही एकमात्र उपाय है। देखिए रोजगार सृजन जो ये सरकारें चिल्ला रही हैं चुनावी माहौल में कि हम 19 लाख रोजगार दे देंगे, कोई बोल रहा है हम 25 लाख दे देंगे, संभव ही नहीं है किसी के लिए। इस चीज के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप का विकास ही करना पड़ेगा। समस्या देखिए कहाँ है, हम लोग जैसे युवा कोई भी, सबसे पहले तो बहुत सारे युवा अगर हम बिहार के क्षेत्र में देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि इसके बारे में कोई सोच सकता है। अगर कोई एक यंग लड़का या लड़की कुछ बिजनेस करने के बारे में मजबूरी समझ ली जाती है। हमारे साथ यही हुआ जब हमने 2016 में 2014 में हमने पढ़ाई पूरी की, 1-1.5 साल जॉब किया, 2015 से 2016 तक मैंने जॉब में रहा। जब 2016 में मैंने ठाना कि मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप करना है और बिहार में करना है, तो मैं वापस लौट के आया तो सबसे पहले लोगों का ये कहना था कि ये कुछ कर ही नहीं पाया लाइफ में इसलिए लौट के घर आया। ठीक है, तो इस तरह की एक मेंटालिटी है लोग में। यहाँ अगर कोई बिजनेस करने का सोचता है तो लोग उसे समझते हैं कि चूंकि ये अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाया है इसलिए ये बिजनेस करने चला। तो पहला तो ये मेंटालिटी की इशू है। दूसरा कि यहाँ का माहौल आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। देवाज्योति सर ने जैसे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बताया, मैं आपको वास्तविक घटना बताऊं। 2015 में 2016 में हम बिहार आए, 2017 में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, 2017 में ही हमने स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के अंतर्गत अप्लाई किया। उसके बाद 2018 में हमारी कंपनी स्टार्टअप बिहार से रिकॉग्नाइज हो जाती है और अभी 2020 खत्म होने वाला है और मैं आपको बता दूं कि 2018 में रिकॉग्नाइज्ड हुए स्टार्टअप को 2020 तक में बिहार सरकार एक भी रुपया जो उन्होंने वादा किया था कि रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप को दिया जाएगा वो नहीं दे पाई। इसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है और ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम ये है, ऐसी है कि इन लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों को जगह दिया जो इनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, पुरानी मानसिकता के लोग जुड़े हुए हैं, इनके ही सरकारी इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं और वही लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति अभी तक बनी रही। अब बात करते हैं मतलब जो भी आसपास का माहौल है सबसे लड़ते हुए आज हम लोग एक लेवल पे आए हैं कि खुद ही अर्न कर रहे हैं और खुद ही इसके डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हेलो जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी। तो ऐसी है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार में जो एजुकेशन होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, या इसको अवेयरनेस कहा जा सकता है, लोगों में जागरूकता की कमी है, वो चीज़ की कमी है जिस पे सरकार को काम करना तो चाहिए लेकिन सरकार कर नहीं पाई। वो कहती है कि हम लोग जैसे स्टार्टअप बिहार पॉलिसी बना तो उसमें एक ये भी है कि स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग अपने एग्जीक्यूटिव्स को डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में भेजेंगे ताकि वो वहां जाके स्टूडेंट्स को अवेयर करे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक भी क्लास गवर्नमेंट की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हुआ हो। और यदि क्लासेस होते हैं तो देखिए दो चीज है, एक बंदा जो शुरू से रौनक जी, हम एक बार आपसे दोबारा आएंगे, हम एक बार कामेश्वर जी के पास में जाते हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक जो बताई है, तो मैं उसी को लीड लेते हुए एक बार कामेश्वर जी के पास लौटूंगा और मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, कामेश्वर जी अगर हैं नेटवर्क में हमसे जुड़े हुए। हेलो जी जी, हाँ हाँ जुड़े हुए। हाँ, तो मैं आपसे ये आज का जो ये चौपाल में जो हम चौपाल जी को स्वागत कर रहे हैं और हमने उनको खास तरह से एक रिक्वेस्ट करके आज मोहनत ने 1 घंटे का टाइम लिया है उनसे, तो हम लोग इस चर्चा में ये आपको बता रहे हैं, ये कम से कम आपके दृष्टि में आपके इस नॉलेज में ला रहे हैं कि बिहार में समस्या क्या है
और उस समस्या का जो सबसे मूल वजह क्या है, इन सब सारे चीजों को हम लोग इस चौपाल में लाए हैं कि कम से कम ये आपके सामने में हम लोग इस चीज को डिस्कस करें। और ये सारे अनुभवी लोग हैं, जो कुछ लोग अभी और भी जुड़ना चाह रहे थे आपके इसमें, लेकिन वो टाइम भी नहीं है, और आपके बारे में आपका बहुत शेड्यूल आज था टाइट, तो भी नहीं लग रहा था। अमित बार बार कह रहा था कि शायद जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे, तो बहुत लोगों को नहीं भी कर पाए। मैं ये आपसे एक चीज, मैं फिर से जम्मू कश्मीर पे आता हूँ। आपको एक चीज मैं बार बार क्यों ला रहा हूँ उस जगह पे, कि मैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात, बिहार की जो आपकी सोसाइटी है और बिहार में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिहार में जो आपका रिसोर्सेज है, वो मेनली डिपेंड है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड पे। आपका जो रेवेन्यू रिसोर्सेज का मॉडल है उसमें सिर्फ एक एग्रीकल्चर है, बाकी आपका कोई रेवेन्यू मॉडल तो है नहीं। और उसमें आपका जो फंक्शनिंग है, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूरल मिनिस्ट्री और हेल्थ से लेके बाकी में कम से कम 40 से 50 फ्लैगशिप स्कीम है, जिस स्कीम को अगर बिहार में ठीक ठाक इम्प्लीमेंट करा दे, 60-70% भी इसको अगर इम्प्लीमेंट करा दे, उस पर करप्शन फ्री कर दे थोड़ा सा भी, तो कम से कम लाखों लोगों का भला उस रूरल इलाके में हो सकता है। सिर्फ आप करप्शन को उसमें कम कर दीजिए, और जो फ्लैगशिप स्कीम है उसका 100% ना सही 70% इंप्लीमेंट जमीन पे करा दे। तो मैं इसलिए कश्मीर का उदाहरण दे रहा हूं कि कश्मीर में एक एक्सपेरिमेंट हुआ कामेश्वर जी, जो सिन्हा जी ने किया है, मनोज सिन्हा ने किया है। उसमें एक क्या है कि सामाजिक भागीदारी बढ़ा। आपने 73-74 अमेंडमेंट एक्ट करके पंचायती राज को लागू किया। आपने उस पंचायती राज में सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं किया। पॉलिटिक्स इन द सेंस कि आपने महिलाओं के रिजर्वेशन के नाम पे, ये रिजर्वेशन के नाम पे, ये रिजर्वेशन के नाम पे, कहीं मुखिया पति काम कर रहा है, कहीं मुखिया के बदले में कोई दूसरा काम कर रहा है, और मुखिया जो है वो 3 से 4 करोड़ रुपए का कैसे पेट हो, सिर्फ उतना ही काम कर रहा है। डेवलपमेंट का उसको कोई नक्शा नहीं पता है। लेकिन जो सामाजिक भागीदारी का जो एक ट्रेंड जम्मू कश्मीर में शुरू किया, तो उसमें हुआ क्या कि एक पंचायत में हर एक छोटा बड़े काम में उसके पूरे पंचायत के लोगों की भागीदारी बनी। सबसे भागीदारी बनने से हुआ कि करप्शन का लेवल जो है वो एकाएक ड्रास्टिकली चेंज हुआ, और वो जीरो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 60-70% रुक गया और जमीन पे काम होने लगा। तो इतिहास में अगर आपको मैं कहूं कि ये पहली बार है जम्मू कश्मीर में कि पिछले एक साल में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम जमीन पे उतर आई और सारी चीजें बनी, चाहे वो सड़क संपर्क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बिजली का उज्ज्वला स्कीम हो, सारी स्कीम धरातल पे आई। तो क्या आपकी सरकार या आप इतने लोग पंचायतों में, आप कम से कम आपके साल भर के अभियान में मुझे लगता है कि 9-10 महीना गांव में ही भ्रमण करते हैं, क्या पंचायत के इस मॉडल को चेंज करने में, सामाजिक भागीदारी को बिहार में एक बार इन्फोर्स करने में क्या एक भूमिका हो सकती है क्या? देखिए, मैं एक बात बताता हूं, रौनक जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जो आज वर्किंग टीम है, जो सारा इम्प्लीमेंटेशन कराता है, मुझको एक बात याद आ रही है। कर्पूरी ठाकुर जी एक बार भाषण कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, जो दोनों की भावनाओं को छूता वो विषय था। वो कहते कि भाई हम सब कुछ कर लेंगे, पैसा नहीं है तो हम विश्व बैंक से कर्जा ले लेंगे, यदि मेरे पास टेक्नीशियन नहीं है तो हम रसा से जहां से होगा मंगा लेंगे, लेकिन मेरे पास यदि नैतिकता नहीं है तो वो किसी बाजार में बिकता नहीं है, हम नहीं ले आएंगे। प्रशासनिक स्तर पर में इतना बड़ा नैतिक पतन हुआ है कि वास्तव में जितनी योजनाएं बिहार में बन रही है उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बिहार किसी भी स्टेट से आगे निकल जाएगा। हम लोग खुद भी हैरत में रहते हैं। ये दोष दोनों तरफ से है। अब मुझको लगता है कि जिस विषय को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है उसका निदान अध्ययन के बड़े बड़े डिग्री से नहीं है,
उसको शिक्षा के पद्धति में जैसा बता रहे थे रौनक जी, आज हम केवल डिग्री ले रहे हैं, बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। शिक्षा में भी अमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे बचपन से ही स्किल्ड लेबर मिल सके। पता नहीं रौनक जी को जीवन में अनुभव आया होगा कि नहीं। आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगा। स्किल्ड लेबर खोजने में जो कष्ट है सो है, उसके बाद अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा। तो इन विकास के पीछे जो संकल्प होना चाहिए वो होना चाहिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का और संकल्पित प्रशासनिक तंत्र का। उसके बाद शेष विषय जो लेबर है वो स्किल्ड होना चाहिए। इन सब चीजों का शिक्षा में जो सुधार होना चाहिए उसके अभाव में आज बिहार में आप रोजगार तो मोहल्ला करते हैं, लेकिन रोजगार करने वाला नौजवान नहीं है। आप यदि उसको एक काम दीजिए, अब मैं आपके पास बैठा हूं, भाषण बड़ा कर सकता हूं, लेकिन मोबाइल का एक स्विच गड़बड़ाता है तो मैं किसी बच्चे को बुलाता हूं। ये जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग है या नैतिकता की ट्रेनिंग है, ये दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो जितना बड़ा व्यक्ति हो रहा है वो सारे समाज को देखिए, बड़ी बड़ी योजना बनी, आपने तुरंत कहा कि योजना का आकार बढ़ गया, लेकिन विकास असंतुलित हुआ। आज भी गांव में जाएंगे तो बड़े पैसे वाले खड़े हुए हैं तो बड़े गरीब भी खड़े हो गए। तो यह समान वितरण और समान प्रकार से लागू करने की व्यवस्था राजनीतिक इच्छा शक्ति और संकल्पित प्रशासनिक तंत्र जब तक नहीं होगा तो हमारे नौजवान ऐसे ही भटकते रहेंगे। अच्छे काम करने वाले बहुत लोग आते हैं। मैं एक छोटी बात बताता हूँ आपको। एक मनंद जब हम लोग मधुबनी दरभंगा में पढ़ते थे, मधुबनी में, तो उस समय जब आते थे तो आप उसी क्षेत्र के सब लोग हैं जो राइस मिल की बात किए हैं, जो आप चीनी मिल की बात किए हैं, उसको मैं आंखों देखे बर्बाद होते देखा हूं। ये सरकारीकरण के बाद, आजादी के बाद दो चीज बड़ी भूल हुआ है। एक तो हम संविधान पढ़ के अधिकार की बात बहुत करते हैं, लेकिन नागरिक का कर्तव्य भी है, प्रशासन तंत्र में लगे लोगों का कर्तव्य भी है, इस बात को एकदम भूल जाते हैं। इसलिए आप एक चीज और गौर करिएगा, हमारे देश के अंदर जितने टीचर हैं वो लाखों में सेलेक्ट होके आते अच्छे अच्छे टीचर। मैं पटना में बैठ के आपको बात कर रहा हूं, बड़े खुले मन से कर रहा हूं, राजनीति से ऊपर उठ के कर रहा हूं। जो टीचर आज लोयला में है, जो सेंट जेवियर्स में है, उससे कहीं अधिक डिग्री वाले, अधिक योग्य टीचर सरकारी विद्यालयों में है। लेकिन IAS, IPS, मंत्री, विधायक सब प्राण दिए रहता है कि हमारे बच्चे का एडमिशन लोयला में हो जाए, सेंट जेवियर्स में हो जाए। सरकारी स्कूल में कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है। जो लाचार है, जो बेबस है, जिसको कोई उपाय नहीं है, वही करता है। यदि आप स्किल्ड लेबर नहीं तैयार करेंगे, शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे, तो कर्पूरी ठाकुर आज से लगभग 30 वर्ष पहले ये कहे थे कि हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन नैतिकता का कोई कहीं से आयात नहीं किया जा सकता है। ये कैरेक्टर जब तक चेंज नहीं होगा, हमारे रौनक जी की समस्या का समाधान शायद ढूंढने में कठिनाई आएगी। बहुत बढ़िया मुखर्जी साहब, कामेश्वर जी ने तो मूल समस्या बता दी कि सारी समस्या का जो जड़ है बिहार में वो मोरालिटी से है और नैतिकता के पतन से है। मैं बहुत शानदार और बहुत तरीके से उन्होंने एक तरह से एक मैसेज भी दिया है। आप अगर बिहार को बदलना चाहते हैं तो बिहार के मोरालिटी को भी आपको स्ट्रेस करना पड़ेगा, आपको मोरालिटी को फोकस करना पड़ेगा। मोरालिटी इन द सेंस कि हम जिस तरह से बिहार में एक लूट का एक सिलसिला देख रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि हम एक दूसरे के अधिकार, दूसरे के शेयर को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश में ये लूट है। और इस हड़पने की कोशिश में ये मोरालिटी का जो सबसे बड़ा जो डिग्रेडेशन है उसका है। मुखर्जी साहब,
मैं इसी के इसमें आ रहा हूं। ये डेमोक्रेसी का मतलब, इसका मतलब है कि बेसिक डेमोक्रेसी बिहार ने उसका टेस्ट ही नहीं लिया है। बेसिक डेमोक्रेसी वो है जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी। गांधी जी कहते थे कि गांव के खुशहाली से ही देश के खुशहाली का रास्ता खुलता है, और ये ग्राम स्वराज की बात कहते थे। तो ग्राम स्वराज का मतलब इसी सामाजिक भागीदारी से, और इसी सामाजिक भागीदारी से आपके पूरे समाज का ताना बाना जुड़ा हुआ है। आपके जो कास्ट सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक्स ही है कि हर के समाज की एक डिपेंडेंसी है एक दूसरे के, और इसी से समाज चलता रहा है। तो ये सामाजिक भागीदारी बिहार में क्यों खत्म हो गई? क्या इसके पीछे मोरालिटी का ही कहीं ना कहीं से ये इसमें बीमारी है मुखर्जी साहब? जी, मॉरल डाउन तो सब सेक्शन में हुआ है, और पॉलिटिकल सेक्शन में कितना मॉरल गिरा है ये तो आप हमसे ज्यादा अच्छा बोलेंगे, आप जुड़े हुए हैं उन लोग से। मॉरल गिरा है मीडिया में भी, ये आप भी देख रहे हैं। किसी जगह भी आप जाते हैं, केवल सरकारी तंत्र का बात नहीं है, सरकारी नौकरी करने वाले आदमी का बात नहीं है, हर जगह मॉरल का गिरावट है, उसको कॉमन मान के चलते हैं हम। लेकिन मेन अभी भी हम लोग केवल प्रॉब्लम ही बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग समाधान खोजेंगे। बिहार का जो आर्थिक स्थिति है, इसका समाधान क्या हो सकता है? सबसे बड़ा समाधान हो सकता है, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूं और बात करता रहता हूं जितना सेमिनार्स में जाता हूं, कि एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को एक आपको डोमेन स्किल के रूप में लेना पड़ेगा। थोड़ा सा समझिए क्या है। आप स्किल डेवलपमेंट चलाते हैं, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, और हर एक स्किल में आप 20% टाइम देते हैं उद्यमिता सिखाने में। मैंने हम गौपालन सिखाए और 20% टाइम दिए कि उस दूध को कैसे बेचोगे। हमने आपको कंप्यूटर सिखाया और 20% टाइम दिया कि उस कंप्यूटर से अगर कुछ तुम दुकान खोलते हो कंप्यूटर को, तो दुकान कैसे चलाओगे। इसको उल्टा करने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर स्किल डेवलपमेंट करते हैं, इसका मतलब आप नौकर ही तैयार कर रहे हैं। 2 पैसा कमाने की जगह 3 पैसा कमाने वाला नौकर। लेकिन अगर आप बिहार की जो आज जरूरत है, क्योंकि बड़ा इंडस्ट्री आने वाला नहीं है, बिहार में इतना कष्ट करके अपना जान लगा के किसान फल सब्जी उगाता है और 50% फल सब्जी बर्बाद हो जाता है। वो अपने खेत के ऊपर फला हुआ सब्जी के ऊपर से ट्रैक्टर चलाने में मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको वहां से बाजार ले जाने तक का भी पैसा हाथ में नहीं आता है। 2 रुपया किलो टमाटर बिकता है, जिस समय वो टमाटर लगाया था 40 रुपया किलो था। इस बार पीरपैंती में छिमड़ी लगाया गया पूरा बेल्ट में, क्योंकि 50 रुपया 60 रुपया छिमड़ी बिका था, मटर छिमड़ी, और जब बन के तैयार हो गया तो 8 रुपया से ज्यादा दाम नहीं है। गोडाउन कॉस्ट नहीं निकल रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। 50% फल और सब्जी जो किसान अपना लहू खत्म करके उसको उपजा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है। यहां जरूरत है कृषि उद्यमिता, एग्रीप्रेनरशिप। आपको बी इट आपका कृषि मंत्रालय हो सके ये पशुपालन मंत्रालय हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, हर जगह से आप स्कीम निकालिए कि मैं उद्यमिता का ट्रेनिंग दूंगा। मेरा एक स्किल, डोमेन स्किल होगा उद्यमिता। हर एक जिला में उद्यमिता डेवलपमेंट सेंटर बनाइए। आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बनाते हैं, जो इंडस्ट्री है ही नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर बनाइए, उद्यमिता केंद्र बनाइए, वहां इंक्यूबेशन सेंटर दीजिए। हम लोग जैसा आदमी को इन्वॉल्व कीजिए। आप कोई पैसे की बात नहीं है, यहाँ आप फ्री में उसे सलाह लीजिए। आप उद्यमिता को बढ़ावा दीजिए। अभी उद्यमिता ट्रेनिंग का सक्सेस 10,000 में 1, 10,000 युवा युवती को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 1 उद्यमी बन रहा है। और यही रेशियो सारा वर्ल्ड में भी है, थोड़ा ऊपर नीचे है। ये नहीं कि आपने 100 आदमी को ट्रेनिंग दे दिया और 50 उद्यमी बन गया, उतना इजी नहीं है। लेकिन उद्यमिता ही आपको चेंज कर सकता है आपका स्थिति को। तो आपको मानना पड़ेगा कि 10,000 आदमी को ट्रेनिंग देगा और उसमें से 1 उद्यमी रौनक जैसा निकलेगा, 1 उद्यमी रौनक जैसा निकलेगा, और वो हवा बहा देगा। जो पूरब से हवा चल रहा तो पश्चिम से बहा देगा। ये जज्बा के साथ आपको एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देने होंगे। आपको मानना पड़ेगा कि रेशियो है, लेकिन जब आप शुरू कर देंगे ये रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। मेरा पर्सनल रेशियो देखिएगा तो मेरा सक्सेस रेट 45% है, दूसरे का 0.01% है, मेरा 45% है। लेकिन आपको उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा।
इसके लिए हर आपको डिपार्टमेंट जितना है, आपका 7 निश्चय योजना है सरकार का, उसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप को स्किल डेवलपमेंट में घुसाइए। ये एकमात्र स्टे है, इसको छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। मैं आपको सलाह दिया कि कैसे ये सुधर। सर शानदार। और मुझे लगता है कि कमिश्नर जी इस चीज को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं कि बिहार में अगर सबसे कोई जरूरत है, आप स्किल लेबर मत बनाइए। आपने तो एक रीजन था जो आपने 10 गाड़ी चलाया और सब गाड़ियां पलायन एक्सप्रेस बन गई। और हम जब देखते हैं सीमांचल में, कमिश्नर जी आपका वो इलाका है और कोसी के इलाके में, कि गाड़ियां जब एक आपने गाड़ियां वहां पे ट्रेनें इसलिए बढ़ी कि यहाँ का मजदूर पंजाब कैसे जाएगा, यहाँ का मजदूर अहमदाबाद कैसे जाएगा, गुजरात कैसे जाएगा। इसके लिए आपने ट्रेनें लगा दी और अपनी जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गए। आपने उद्यमी नहीं बनाया, आपने एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया, उसका वो कल्चर ही नहीं तैयार हो गया। हम रॉबर्ट जी के पास आते हैं, लेकिन मुखर्जी साहब मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। आपने बहुत मार्केट की बात कही कि हम सिर्फ लेबर पैदा कर रहे हैं। ये लेबर के मैं रौनक से शेयर करता हूँ कि कमिश्नर जी जब हम लोग पिछले इलेक्शन में गोरखपुर में गए थे, पूर्वांचल के इलेक्शन कवर कर रहे थे, तो वहां पहली बार हमने सुना, वहां के कुछ पुराने जो विद्वान लोग थे तो बता रहे थे कि ये गोरखपुर जो है ये पूर्वांचल का लेबर डिपो हुआ करता था। जो पूरे बिहार के उधर पश्चिम बिहार में आप चंपारण को तिहाड़ी से लेके और गोरखपुर के आसपास का जो पूरा इलाका है उसका वो लेबर डिपो के नाम से गोरखपुर जाना जाता था। अंग्रेज ने वहां प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया था, हम लोग सुनते थे बचपन में कि सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ का है गोरखपुर का है, तो गोरखपुर लेबर डिपो था। और वहां से सारे लेबर को लेके देश के विदेश में अलग अलग जगह पे जाते थे। तो क्या रौनक, आप जब बिहार आए आपके दिमाग में भी यही था स्टार्टअप में कि यहाँ सस्ता लेबर मिलेगा और हम जो है चीजों को एक तरीके से परिभाषित कर पाएंगे? तो सस्ता लेबर और इंटरप्रेन्योरशिप और स्किल लेबर का जो तामझाम है और उसके बीच में गवर्नमेंट की जो एपैथी है, उसके बीच में एक इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक इंटरप्रेन्योर के लिए, उद्यमी के लिए कितना मुश्किल है बिहार का डगर? जी देखिए, सबसे पहले उद्यमी और एंटरप्रेन्योरशिप को समझना होगा। उद्यमिता होता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को कोई दूसरा व्यक्ति करे। एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा अलग है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा चीज है, देखिए समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप हम उसको कर सकते हैं कि आप समाज में किसी एक समस्या का समाधान अपने किसी एक सोच से लेकर आए। मतलब आपका जो बिजनेस आइडिया, एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप बाद में बिजनेस ही होगा, लेकिन जो आप एक आइडिया पे काम करेंगे वो आइडिया बेस्ड हो समाज में किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से, और आपके उस सोच से समाज के किसी एक प्रॉब्लम का समाधान हो रहा है जो कि पहले नहीं था। तो ये चीज है एंटरप्रेन्योरशिप। और उद्यमिता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस, मान लीजिए कि गौपालन, मत्स्य पालन या एनीथिंग। अब रहा बात बिहार आने का कि यहाँ लेबर या स्किल्ड लेबर नहीं मिलेंगे और लेबर चार्जेस कम में मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं था। जब हमने ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम लोग कर्नाटका में या हैदराबाद में अपने इस आइडिया पर काम करें। लेकिन हमारे देखिए, हम लोग एक फैमिली से आते हैं जो कि पुश्तैनी किसान है, और हम लोग ने बचपन से किसानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में व्याप्त जो भी समस्याएं है उसको झेला हुआ है। आप भरोसा नहीं करेंगे कि हमारे पढ़ाई के दौरान बहुत बार जब हमें पैसों की कमी हुई तो हमें अपने जमीन बेचने पड़े उस जरूरत को पूरा करने के लिए। तो ऐसी समस्याओं से कि इतना सारा जमीन रहने के बाद भी आखिर ऐसा क्या समस्या हो गया, फसल भी उपजता है, घर भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब एक अच्छे खासे अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है तो हमें अपनी जमीन को बेचना पड़ता है। इन सारी चीजों को देख के हमें लगा कि हमें एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करना है और अपने गांव से करना है। अब देखिए, सरकारी स्कूल का वो सर बात कर रहे थे, तो सरकारी स्कूल, मेरे परदादा उन्होंने आज से आई थिंक 60 नहीं 50-60 ईस्वी में स्कूल बनवाया था। गौर करिएगा, आप 100% किसी को यहाँ मेंटालिटी का दोष भी नहीं दे सकते हैं। 50 या 60 के दशक में उन्होंने एक स्कूल बनवाया इस गांव में, और वहां पर उन्होंने प्राइवेट टीचर्स रख के
स्कूल चालू किया, सैलरी वो अपने घर से देते थे, ठीक है, और स्कूल फ्री था, मतलब स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ने आते थे उस समय में वो उन्हें कोई फीस नहीं देना पड़ता था, और टीचर पेड थे, कोई भी टीचर फ्री में वहां शिक्षा नहीं देता था। तो 50 और 60 के दशक में कोई व्यक्ति शिक्षा का महत्व इतना अच्छा से समझ सकता है। ऐसे कई जगह बिहार में थे, ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने ये सब चीजें एक परंपरा शुरू की थी एजुकेशन पे। बिल्कुल, तो हम लोग ऐसे जगह से आते हैं। अब एक समय ऐसा था और दूसरा समय हमारे सामने ऐसा है जहां हमें सिर्फ कमियां गिनाई जा रही हैं। बिहार में प्रशासनिक कमी है, बिहार में राजनीतिक कमी है, बिहार में बहुत सारी चीजों की कमियां है। हम मान लेते हैं यहाँ बहुत सारी पारंपरिक चीजें इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में जो भी है वो नहीं की जा सकती हैं, बट इसका भी सॉल्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप ही है। आप देखिए आज जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ कि जो भी चीजें आपको यहाँ नहीं एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हमारा जो प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता दूं जब हम एग्री फीडर पे बात करते थे शुरू में, तो लोग हमसे ये कहा करते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, जबकि सिंपली मैं बता रहा हूँ कि ये एग्रीकल्चरल सर्विसेज बेस्ड कंपनी स्टार्टअप है। चलिए रौनक जी, मैं एक बार कामेश्वर जी से के पास आता हूँ कि कामेश्वर जी है जुड़े हुए हमारे नेटवर्क में, है क्या? हाँ 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 है। हाँ, तो मैं अभी ये कोरोना महाकाल के बीच में एक सबसे बड़ी चीज जो इम्पोर्टेंट हुई कामेश्वर जी, जो पूरे देश के लिए और ये देश के डीएनए को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर ने, जो अभी हम लोग ने एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब चीजों पे बहुत ढेर सारी चर्चा की है और बहुत कमाल की चीजें चर्चा की है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत का जो प्राइम मिनिस्टर ने, एक मोदी जी ने एक शुरुआत की थी, उसके पीछे का मकसद था कि वोकल फॉर लोकल। आपके यहाँ जो लोकल है, जो लोकल चीजें हैं, लोकल उद्यमी है, लोकल उद्यमशीलता है, उसको आप बढ़ावा दीजिए, उसको मार्केट दीजिए, उसके मार्केट के स्पेस पे आप उसको जिंदा कीजिए, तो बहुत सारी समस्याएं दूर होगी और बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। कामेश्वर जी, मेरा सवाल सिर्फ आपसे, आपको मैं एक बार याद दिलाना चाह रहा हूँ, अभी तुरंत में जिस राम मंदिर आंदोलन से आप काफी लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, आप अभी एक सम्मानीय सदस्य हैं मंदिर निर्माण के। पहली बार राम मंदिर के उस दीपोत्सव में पहली बार ऐसा हुआ था काफी लंबे समय के बाद, 6 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जले। तो मैंने वहां लोकल डीएम जो अनुज जी है उनसे पूछा कि ये मिट्टी के दीप बनाने का जो आपके दिमाग में ये सब चीजें आई प्रशासन में, वो दिए कहाँ से आए? तो उन्होंने बताया था कि कम से कम सुल्तानपुर और उस आसपास के कम से कम 11-12 ऐसे गांव हैं जिनके कुम्हारों ने पिछले 4 महीने से सिर्फ मिट्टी का दिया ही बनाया, और वो दिया बनाने में हजारों लोग इंप्लॉयड। तो एक छोटा सा इवेंट कितने लोगों को रोजगार दे सकता है आत्मनिर्भर भारत के इस वोकल फॉर लोकल में, और एक राम मंदिर के दीपोत्सव अभियान में कितने हजारों लाखों लोग। मैं इससे पहले कुंभ के आयोजन में था प्रयागराज में, मुझे लगा कि लोग कहते हैं ये कितना बड़ा अथाह सागर का ये मेला लगा हुआ है, लेकिन हम एक पक्ष को भूल जाते हैं कि इसका इकोनॉमिक्स कितना पावरफुल है कि वो 1 महीने का कुंभ लाखों लोगों को रोजगार दे जाता है। वो 1 महीने का कुंभ हजारों लोगों को हर दिन भोजन को सुनिश्चित कर देता है। तो कामेश्वर जी, ऐसे बिहार में आपके पास जो हिस्टोरिकल बेस है, आपके पास जो रिलीजियस प्लेसेस है, उसका सर्किट तो हम सुनते रहे हैं। क्या गया जी के क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा फॉरनर आ सकते हैं तो गया के, क्या बिहार के ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, क्या वहां इस तरह के आयोजन होकर वोकल फॉर लोकल जैसी संभावनाएं बन सकती है क्या? देखिए, सरकार इस विषय पर में चिंता कर रही है, और आपके जानकारी में आय के कई स्रोत हैं, और उन स्रोतों में अभी जो पर्यटन डिपार्टमेंट है वह कई राज्यों का आधार बनता जा रहा है। जो पर्यटक आते हैं तो उसके जो हम आय के स्रोत गिनाते हैं, तो हिमाचल जैसे, जम्मू कश्मीर जैसे, या आंध्रा के जैसे जो स्टेट है, उनके पास एक अच्छी खासी मात्रा में पर्यटन डिपार्टमेंट से आय का स्रोत प्राप्त हो रहा है।
अब मैं लोकल फॉर वोकल की जहां तक बात है, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। इकोनॉमिक रचना हमारे समाज में पहले जो था उसमें हर एक लोग जन्म से ही रोजगार सृजन लेके ही पैदा लेते थे। आप जिस समाज की बात किए दीप बनाने का, उसमें कोई दूसरा इंटरफियर नहीं करता था। कुम्हार ही सारे बर्तन बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से नाई का बाल बढ़ाना, वो कहीं ट्रेनिंग नहीं लेता था। बढ़ईगिरी करेगा, लोहार लोहारगिरी करेगा, सुनार सुनारगिरी करेगा। यह भी एक रोजगार सृजन करने का बड़ा भारी आयाम था। अपने देश के अंदर बुनकर समाज लाखों की संख्या में, जिनका काम था बुनकर के कपड़ा तैयार करना। औद्योगिक क्रांति का असर ये पड़ा कि हमारे ये छोटे छोटे लोग जो स्व आत्मनिर्भर होते थे, वो भारी संख्या में बेरोजगार बना और वो सारा का सारा एग्रीकल्चर पर लोड बढ़ा। बिहार तो आज प्रोडक्शन के क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में पीछा है। अभी मुखर्जी साहब कह रहे थे, आप बिहार के मार्केट में मुखर्जी साहब घुसिए, कितने व्यापारी बनाएंगे। प्रोडक्शन सभी क्षेत्र में यहाँ हो ही नहीं रही है। आप एक गंजी नहीं बनाते बिहार में। भागलपुर में आपका बनता था, थ्रेड के कारण सब बेचारे परेशान है। हम केवल उपभोक्ता स्टेट हो गए बिहार के मार्केट में हम बाजार हो गए हैं। वहां देख लीजिए, चावल मिलेगा आपको पंजाब का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का। बिहार का चावल बिहार में भी उपलब्ध नहीं है। तो हमारी जितनी आवश्यकता है उतना भी हम प्रोडक्ट सभी क्षेत्र में नहीं करते हैं। व्यापार तो तब न होगा जब उत्पादन होगा। आज उत्पादन ही इतना पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैंने एक बात आपको बहुत पहले कहा कि सब हम लोग का मिथिला में कहते हैं, आप भी मिथिला से जुड़े हैं, सबके आशा हर के नाशा। खेती होगी तो आपके मार्केट भी डेवलप करेंगे। किसान के जेब में पैसा आएगा तब वो बिजनेस व्यापार भी डेवलप करेगा। सच ये है कि बिहार एग्रीकल्चर स्टेट है। जब तक एग्रीकल्चर के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होती है, किसान को जब बाढ़ आती है तो डूब के मरता है। 28 जिला पार बर्बन जिला है और इसी बिहार के अंदर ऐसे जिला है जो पानी के लिए अभी भी तड़प रहा है। सरकार को जेठ बैसाख के समय में पानी टैंकर से पहुंचाना पड़ता है। तो एक जो बड़ी कल्पना थी अटल जी की, नदी जोड़ने की, ताकि जहां पानी नहीं हो पानी पहुंचावे, पानी को स्टोरेज करें। अभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी पोखरों को खुदाई करेंगे। हमारे आंध्रा की मछली देखिए बिहार के नीचे से नीचे मार्केट में भरा पड़ा है, जबकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मत्स्य उद्योग हो सकता था। इसलिए व्यापक सेंस में जोड़ना है। केवल हम बिजनेस व्यापार इसी के चक्कर में रहेंगे तो बिजनेस भी वही डेवलप करता है जहां उत्पादन होता है। इसलिए एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। मुझको लगता है एग्रीकल्चर पॉलिसी जब लागू होगी तो हर एक चीज एग्रीकल्चर बेस्ड, उद्योग भी खड़ा होगा, धंधा भी खड़ा होगा, सब कुछ खड़ा होगा। आपके यहाँ बगल में भागलपुर से सटे कुछ जगह रेशम का उत्पादन होता था, क्या हाल है उसका आज? किसान को संरक्षण नहीं मिला। का ये होता था, कई बड़ा इलाका था उसका, मार्केट बहुत बड़ा इलाका था। इसलिए मेरा एक विनम्र अनुरोध है, सभी दिशा में चिंतन करने के बाद भी बिहार में रोजी का सबसे बड़ा संभावना यदि है तो वो एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर किसान की परिभाषा में वो भी आता है जो किसान के लिए कपड़ा बेचता है, वो भी व्यापारी किसाने है, भीख मांगने वाला भी किसाने है। इसलिए बिहार को यदि बढ़ाना है तो 2-3 बातों पर मोटा मोटा ध्यान देना पड़ेगा। आवश्यकता के अनुरूप रोजगार करने वाले नौजवान तैयार करना, स्वच्छ प्रशासन खड़ा करना, ईमानदार लोग प्रशासन में आवे उसका ध्यान रखना। हम लोग सब काम अच्छा करते हैं। और रौनक जी से मैं कहना चाहूंगा कि रौनक भैया, हम लोग एक ही मिट्टी के पानी के लोग हैं। आप विचार करिए इस विषय को
जब डॉक्टर खोजते हैं तो योग्य खोजते हैं, वकील खोजते हैं तो योग्य खोजते हैं, टीचर खोजते हैं तो योग्य खोजते हैं, ड्राइवर खोजते हैं तो योग्य खोजते हैं। केवल नेता खोजने में बिहार जात खोजता है। और ये जब तक रहेगा तब तक बिहार को सुधारना बहुत कठिन बढ़िया। रहेगा। इसलिए बहुत हम बढ़िया। लोग को खुद का भी नैतिक बल मजबूत करना पड़ेगा। बहुत क्योंकि बढ़िया। बिहार को हम अपने सपने के साकार करने के लिए, अच्छे बिहार बनाने के लिए बहुत जो शानदार। मटेरियल चाहिए उसमें सबसे शानदार जानदार मटेरियल मनुष्य होता है। यहाँ का यदि लोग दृढ़ इच्छा शक्ति का नहीं होगा तो हम कुछ भी कर लें, कुछ सुधार नहीं होगा। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि आज के चौपाल का ये सबसे बड़ा टैगलाइन हुआ जो सीधे सीधे कामेश्वर चौपाल जी ने रखा कि हम बिहार में जिस तरह से एक स्पेशलाइजेशन चाहते हैं हर चीज में। रौनक जी गोलदेव से इस बात पे कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? कामेश्वर जी ने बहुत ब्रीफ में बहुत शानदार इसको कंक्लूड किया है। रौनक जी, अब हम लोगों का टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन आप जरा संक्षेप में बता दीजिएगा। देखिए, एक बात जो ये अभी सर बता रहे थे कि बिहार में प्रोडक्शन की कमी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ अव्यवस्थित है बाजार। प्रोडक्शन बहुत सुंदर है, किसान मेहनत भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बाजार में जो बैठे हुए हैं वो हर एक क्षेत्र में आप देखिए, मत्स्य पालन में टैक्स वसूलने के लिए राजनीतिक लोग का हस्तक्षेप है, अनाज के मार्केट में राजनीतिक लोग का हस्तक्षेप है। आप आइए, हम एक एक आदमी का नाम बता सकते हैं। नहीं, उन्होंने ये चीज समस्या यहाँ बेसिकली बता दिया कि मोरालिटी का ये प्रॉब्लम है। ना मोरालिटी नहीं, आप हर चीज में हिस्सेदारी चाहते हैं। दिक्कत ये है, ना सर एक मिनट, दिक्कत एक ही है, हम लोग जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। राजनीतिक लोग प्रशासनिक जिम्मेदारी थमा रहे हैं कि प्रशासन गलती कर रहा है, और प्रशासन कहता है कि नेताजी का यही आदेश था। अच्छा, कामेश्वर जी बीच में एक चीज बता रहे थे कि हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि भाई साहब ने कहा कि प्रोडक्शन में आप थोड़ा सा रौनक जी पीछे जाइए। बिहार का चावल पूरे देश में जाता था। आज बिहार कितना चावल बाहर सप्लाई करता है? बिहार का दाल, खास करके हमारे पटने का, वो भी जाता था बाहर। और सुन लीजिए, हमारे पाट से कलकत्ता का फैक्ट्री चलता था, बिहार के पाट से। पाट की खेती आपकी बंद हो गई। एशिया में नंबर 1 जूट के आगे बची, जूट का एशिया में नंबर 1 का हमारा शुगर चीनी था जो हम सप्लाई करते थे। आज हम चीनी बाहर से लाते हैं, इसलिए उत्पादन बढ़ा नहीं भैया, उत्पादन घटा है। उत्पादन का दिक्कत नहीं है। अच्छा रौनक जी, मुखर्जी साहब कंक्लूड करें। आधा मिनट। प्रोडक्शन बिहार का है, धान उपजता है, ट्रक में पंजाब जाता है चाल कुटवाने के लिए। चावल जरूर बाहर से आता है, लेकिन धान यहीं पे जाता है। यहाँ का मेज भुट्टा उठ के जाता है पंजाब की गाय का खाना बनने के लिए। यहाँ हम गाय का फीडर भी नहीं बना सकते हैं। सारा उत्पादन यहाँ है, फिनिश प्रोडक्ट बाहर जाता है। हम यहां से रॉ मटेरियल भेज देते हैं बाहर 5 टका, 6 टका, 10 टका में, और वही 20 रुपया में घूम के आता है। यहां एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, यहां सरकार को काम करने की जरूरत है। प्रोडक्शन नहीं है साहब। सारा धान यहां से उठकर पंजाब जाता है कूटने के लिए। धान का मिल सब बंद हो गया, चावल का मिल बंद हो गया। आपका एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी नहीं है। आप कहते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन में तो जिंदा है बिहार। 10 रुपया का सामान 2 रुपया में बेच के भी जिंदा है। यहां चाहिए आपका इंडस्ट्री तैयार करना, बड़ा नहीं, छोटा छोटा ही करें। आप कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाइए, सारा फल सब्जी बर्बाद हो रहे हैं। आप अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, नहीं भाग सकते मोरल के नाम देके और इसका नाम देके। मैं काउंटर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि प्रोडक्शन ही नहीं है। प्रोडक्शन बहुत है साहब, उसका प्रोसेसिंग नहीं है। हमारे यहाँ धान उपजता है, जाता है पंजाब में कुटवाने के लिए। लीजिए मुखर्जी साहब, मैं आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप तजुर्बा रखते हैं, आपने पॉलिसी पे काम किया है, लेकिन मैं कामेश्वर जी की बात को समर्थन करता हूँ, और मैं उसके में अपना एक पॉइंट जोड़ता हूँ कि मैं भी बिहार से हूँ और मैं भी किसान परिवार से ही आता हूँ।
मेरे जैसे किसान परिवार और किसान के जो खेती बाड़ी का जो है, आप कह सकते हैं, आप कामेश्वर जी जिस इलाके से आते हैं, वहां जो किसान है, जो ओरिजिनल खेती बाड़ी करने वाला है, वो 1% किसान खेती नहीं कर रहा है। उसके बच्चे वो अपने खुद या तो बाहर जाके नौकरी कर रहा है, या वो सारे खेत जो है वो बटाए लगा है। पूरा बिहार का एग्रो सिस्टम बटेदारी में है। आप इसको यकीन कीजिए और मानिए कि बिहार में एक परिवार का पूरा रेवेन्यू रिसोर्सेज खेती बाड़ी होती थी। आज पूरे बिहार की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे जिंदा है। आपकी जो जीडीपी 12 से 13% बिहार की होती है, वो कोई वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं है। वो इस मनी ऑर्डर इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपके गांव में एक आदमी, हमारे गांव में आप आइए, जो आदमी दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, जहां से कमा के आ रहा हो, वो गांव में जो भोज करता है, वो भोज की चर्चा महीनों होती है। वो 10 लाख रुपया खर्चा करता है। क्यों? और वो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये बाजार बनाया है तो वो बाजार वहां के प्रोडक्शन से नहीं हुआ है। ये बाजार बाहर से वो लाता है और बाहर से चीजें लाके उस बाजार को खड़ा करता है, जो जिसको आप बिहार के जीडीपी में शामिल करते हैं। तो मैं जो बात कामेश्वर जी कह रहे थे, वो इसी प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि ओरिजिनल प्रोडक्शन जो था बिहार के, ये मैं मेरा समय भी कम है, मैं उस चीज को दोहरा रहा हूं कि मुखर्जी साहब, हम लोग उसी बिहार से पैदा लिए, उसी बिहार में हमने देखा है कि हम लोगों की पढ़ाई लिखाई की सारा खर्चा सब कुछ उसी एग्रीकल्चर बेस से होता था। आज उस एग्रीकल्चर बेस के परिवार जो है, उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एक बच्चे को उस एग्रीकल्चर अपने लैंड पे वो उसको पढ़ा सके, जब तक वो बाहर में उसका कोई बच्चा काम करने वाला नहीं है। मुखर्जी साहब, मुखर्जी साहब, आप तो विद्वान आदमी है आप, और काफी अध्ययन भी करते रहते हैं। मैं कबीर के जैसे आंखन देखी कर रहा हूं। आप मेरे साथ एक ही धरती के हैं, मेरे ही साथ चलिए। 4-5 उद्योग बिहार में चल रहा है। एक गया है, दूसरा भागलपुर है, थोड़ा मोरा बिहार शरीफ है। जिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, उसकी व्यथा आप भागलपुर में जाके सुन लीजिए कि क्या व्यथा है। उसको कच्चा माल नहीं है, जिससे हजारों लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाता है। जैसे यही कौन कच्चा माल? एक उदाहरण भागलपुर में कौन? मैं बताता हूं। आपके यहाँ कौन उद्योग है जिसके कारण से भारत में भागलपुर जाना जाता है? वो है सिल्क का। क्या हाल है सिल्क का? सिल्क का हाल है सिल्क का? क्यों है? सिल्क का दुर्दशा प्रोडक्शन नहीं है सर, सॉरी। अच्छा सिल्क का प्रोडक्शन नहीं है। मुखर्जी साहब, हम लोगों का टाइम 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, और लेकिन एक घंटे, हाँ, हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट नहीं, हम धन्यवाद दे दूं। मैं चौपाल साहब को धन्यवाद मैं इसलिए कह रहा था कि हमने सर ने बात किया, सर ने दिल खोल के बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार किया है और बहुत अच्छा लगा, और जानदार, बहुत शानदार। और हम लोगों का आज का जो ये चौपाल है, वो चौपाल जी के आने से ही हम लोगों का चौपाल में आज कुछ बहुत सारी शानदार रहा, और बेबाक रूप से बोले, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बेबाक रूप से और ईमानदारी से उन्होंने जो सच है वो सच को हम लोगों के सामने रखा। मैं आप सबका बहुत अपने दिल से स्वागत करते हुए सबका आभारी हूँ। हाँ, हम लोग मिलते रहेंगे, जरूर मिलते रहेंगे, और हम लोग फिर एक बार शामिल होंगे इसी चौपाल में और इसी बिहार के दलान में कोई बढ़िया चर्चा करने के साथ में। कामेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप शामिल हुए। रौनक जी आपका, मुखर्जी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।